Hello students, today we are going to continue with our chapter that is atomic structure. हम atomic structure chapter कर रहे हैं जिसमें हमने we have gone through the discovery of protons, discovery of electrons and then we did nuclear model of atom that was suggested by Rutherford. रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, लेकिन बाय दैट टाइम देयर वाज नो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई दैट वाज आफ्टर द रदरफोर्ड्स मॉडल एंड रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाज विद द थॉट, जब ये देखा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हमने कहा कि एटम इज़ न्यूट्रल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम. दैट मीन्स जो मास ऑफ द एटम है दैट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट. लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया दैट जो मास के कैलकुलेशन आ रहे हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली द वे दे शुड बी. ठीक है, तो फिर रदरफोर्ड ने ही सजेस्ट किया कि देयर मस्ट बी सम पार्टिकल विच इज नॉट चार्ज्ड बट विच हैज सर्टेन मास and he named it as neutron. Neutron was then later on discovered by Chadwick by some radioactive nuclear reaction. With the help of nuclear reaction Chadwick discovered neutron. Just to see the fact that how atomic mass is concentrated in the center, that means this neutron is present in the center of the atom. तो फिर इसको न्यूट्रॉन को, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल माना था, न्यूट्रॉन वाज आल्सो टेकन एज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल having no charge but mass equal to 1.75 10 raised to power minus 27 kg. So this was nearly we can say slightly, बहुत कम, more than that of proton. प्रोटॉन से बहुत थोड़ा सा ही ये ज़्यादा था and this was 1.75 into 10 raised to power minus 27 kilograms. That was the minus 24 आएगा 27 kilogram. Yes, slightly more than that of proton. So this was called as neutron. Neutron the fundamental particle. ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई. हमें एक रफ सा आइडिया भी मिल गया कि एटम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. न्यूक्लियस में अब पता लग गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. ठीक है, लेकिन जो एक रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक आया था, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या आया था, दैट इलेक्ट्रॉन दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रा, ये कहाँ से आता है और कैसे है. ठीक है, अभी क्या है हमारे पास, अगर मान लो हम किसी चार्ज्ड स्पीशीज को, चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, या उल्टा कर दो, मैग्नेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन होने से दिस विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. ऑसिलेशन समझते हो ना, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे मोशन शो करना शुरू कर देगा, वाइब्रेशन शो कर देगा.
ऑसिलेशन इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी is always equal to frequency of wave, वेव की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो एक वेव प्रोड्यूस हुई है, कब प्रोड्यूस हुई है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है या मैग्नेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, यानी कि जिस समय पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो ये कुछ वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्चुअली क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, द टाइप ऑफ रेडिएशंस which do not require medium for propagation, like light। जैसे कि लाइट है, लाइट हमारे पास आती रहती है, ठीक है, उसको कोई मीडियम ऑफ प्रोपगेशन नहीं चाहिए होता, सो इट ट्रेवल्स टू अस इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जस्ट लाइक लाइट वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस also move with the same speed as that of light. Then they travel at right angle to associated इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है उसके परपेंडिकुलर ये ट्रैवल करती हैं। तो यानी कि जैसे हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस पे हमारे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 90 डिग्री पे है, दूसरे एक्सिस के यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि 90 डिग्री पे है तीसरे एक्सिस पे जहाँ पे वेव प्रोपागेट कर रही है। सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नाम से ही हमें पता चल रहा है द टाइप ऑफ रेडिएशंस वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर एसोसिएटेड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द रेडिएशन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि वेव, व्हाट इज अ वेव एक्चुअली वेव होती क्या है? व्हाट इज अ वेव? वेव इज काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस in which energy travels but mass does not। इस बात का क्या मतलब है कि एक चीज चल रही है लेकिन उसमें एनर्जी ट्रेवल हो रही है, वो चीज वहां की वहां ही खड़ी है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप जैसे मान लो स्कूल के बाहर साइकिल्स की लाइन लगी हुई है, खूब सारे साइकिल एक साथ खड़े हैं। अब होता क्या है, गलती से एक साइकिल गिरता है, एक साइकिल, ऐसे साइकिल्स लगे हुए हैं, एक साइकिल गिरा, धड़ 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 सारे साइकिल गिर जाएंगे। क्यों गिर गए बाकी के? अब ये साइकिल यहाँ से उठ के यहाँ तो गया नहीं इसको धक्का मारने, ठीक है, तो हम कहते हैं मैटर डज नॉट ट्रेवल। तो फिर ये गिरा, इससे ये कैसे गिर गया? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी इसको मिली, इसकी कन्वर्ट हो गई। सो इन दिस वे एनर्जी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट मैटर डज नॉट। दिस टाइप
दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव. वेव में क्या होता है, जो जहाँ खड़ा है सोर्स वहीं का वहीं है, सिर्फ एनर्जी ट्रैवल कर रही है इन वेरियस फॉर्म्स, देन दैट डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव. वेव के कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेवलेंथ, देन वी हैव frequency, we have velocity, we have wave number, and we have amplitude. These are the 5 characteristics of wave और हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे. अगर मैं आपको वेव ड्रॉ करके दूं, लेट मी ड्रॉ अ वेव, वेव को हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमें कुछ ऐसी नजर आती है. दिस इज अ वेव, ठीक है. ये इसका 0 पॉइंट है. दिस अपर रेज्ड पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं क्रेस्ट. ये भी क्रेस्ट है. अगर इसको आगे ले जाओगे तो ये जो लोअर पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रफ. तो वेव किससे मिलके बनी हुई है? क्रेस्ट एंड ट्रफ. ये यहां से लेके यहां तक, दिस कंसिस्ट वन वेव. ये एक वेव है, ठीक है. ऐसी बहुत सारी वेव्स हो सकती हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, लॉट मैनी. अगर हम इसको छोटे छोटे ड्रॉ करें ना ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक एक वेव, यहां से लेके यहां तक दूसरी वेव, ऐसे नंबर ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट, ठीक है. दिस पोर्शन इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ट्रफ. अब एक क्रेस्ट से लेके दूसरी क्रेस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, या हम कह दें कि एक जो हमारी वेव है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज नोन एज वेवलेंथ. वेवलेंथ इज व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव, और the distance between two consecutive crests or the distance between two consecutive troughs, that is known as wavelength. Wave की length, wave की length. So that is called wavelength. Wavelength is represented by this sign. इस sign को हम बोलते हैं lambda. Greek sign है ये. This is called lambda, right? लैम्डा जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस. तो इसका मतलब वेवलेंथ के यूनिट्स भी होने चाहिए. वेवलेंथ के जो यूनिट्स होते हैं दैट इज ऑफ डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस इन स्मॉल, वेरी स्मॉल, लाइक दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, picometer, that you might have done right now. 10 angstrom is 10 raised to power minus 10 meter. Nanometer is 10 raised to power minus 9 meter. Picometer is 10 raised to power minus 12 meter. So these are the units of wavelength. Then we have frequency. Frequency में हम क्या देखते हैं कि ये एक वेव है, हम टाइम सेट कर लेते हैं 1 सेकेंड, और हम देखते हैं कि ऐसी कितनी वेव्स एक सेकेंड में बनी, यानी कि number of waves produced per second is called frequency. frequency होता है बारंबार, मतलब कितनी बार ऐसी waves बनी हैं, that is called its frequency. और frequency को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे साइन से. This is called
न्यू, न्यू बोलते हैं इसको। और दिस इज ऑल्सो अनदर ग्रीक लेटर। न्यू के जो यूनिट्स हैं, न्यू को हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू 1/t, वेयर t इज कॉल्ड टाइम। तो t के यूनिट्स क्या होते हैं? सेकेंड। तो न्यू के यूनिट्स क्या आ गए? सेकेंड इनवर्स। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स या तो हम सेकेंड इनवर्स में लेते हैं या हम लेते हैं हर्ट्ज में, राइट। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। देन वी हैव वेलोसिटी। हमने देखा कि वेव डिस्टेंस भी कवर कर रही है, वेव टाइम भी ले रही है। जहाँ पे डिस्टेंस और टाइम आ गया वहाँ पे वेलोसिटी आ जाती है। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। वेलोसिटी इज ऑलवेज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को हम यहाँ पे ले रहे हैं लैम्डा, और ये आ गया लैम्डा इंटू 1/t। 1/t हमने यहाँ पे क्या लिया? 1/t हमने लिया फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो ये किसके बराबर आ गया? दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो हमारे पास आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। अगर हम कहें वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ लाइट, वो हमें पता है कितनी होती है, उसे हम c लिखते हैं। तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब इसको आप अलग अलग तरह से रिलेशन को पढ़ सकते हो। आपने न्यू निकालना है तो दैट विल बी c अपॉन लैम्डा। आपने लैम्डा निकालना है तो दैट वुड बी c अपॉन न्यू। तो आप अलग अलग फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। स्पीड से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से स्पीड, स्पीड से वेवलेंथ, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, सो वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। देन वी हैव वेव नंबर। जब हमने फ्रीक्वेंसी की बात की, हमने बात की कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बनी, वो फ्रीक्वेंसी है। जब हम बात करते हैं वेव नंबर की, तो व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर होता है कि गिवन डिस्टेंस में हमने कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई एक गिवन डिस्टेंस में। मान लो हम कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई, दैट विल बी कॉल्ड इट्स वेव नंबर। और वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार के साथ, एंड दिस इज गिवन एज 1/λ। और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? लैम्डा के यूनिट्स का इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स लगा दिया हमने, ठीक है। देन वी हैव एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a। और एम्पलीट्यूड होता क्या है? किसी भी क्रेस्ट की कितनी हाइट है या किसी भी ट्रफ की कितनी डेप्थ है, दैट इज हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ, that is called amplitude. So these are the 5 characteristics of a wave. Characteristics होने का मतलब क्या है कि इन पांचों में से हमें कोई एक चीज़ वेव की पता चल जाए तो बाकी की हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। और ये वेव को हम वेव को पढ़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, हम वेव को पढ़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमने देखा कि अगर हम रिलेशन देखें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, तो व्हाट इज द रिलेशन? वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ? उल्टे हैं एक दूसरे से। इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर, वेवलेंथ इज लेस। If frequency is less, wavelength is more. So this is about wave. Wave क्या होती है? Wave is a kind of disturbance in which energy travels from one point to another point, but matter does not travel. And wave has got 5 characteristics. Wavelength, wavelength को हम represent करते हैं lambda के साथ,
और वेवलेंथ डिस्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट्स जो हैं डिस्टेंस वाले यूनिट्स होंगे। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि in a given period of time how many waves are produced, that is called its frequency। और velocity कि किस स्पीड से मूव करा, कितना डिस्टेंस वेव ने कवर किया in a given period of time, that is called its velocity। velocity, frequency और wavelength को हमने आपस में रिलेट कर दिया। then we have wave number। wave number को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार, इसको बोलना है लैम्डा। this symbol is lambda, this symbol is nu, न से न्यू, और this symbol is न्यू बार, इसको बोलते हैं न्यू बार। बार मीन्स ये जो ऊपर लाइन डाल देते हैं ना, इसको बार बोलते हैं, न्यू बार। न्यू बार इज 1 lambda and the last is we have amplitude। amplitude we represent by small a। ठीक है, so these are the characteristics of wave। अब हमने बता दिया कि जो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मान लो all the electromagnetic radiations को हम अरेंज कर दें इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, then the pattern observed is called electromagnetic spectra। स्पेक्ट्रा क्या होता है? when certain radiations are arranged in order of their increasing or decreasing wavelength। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, उन्हें हम ऑर्डर में लगाएं। वी हैव रेडियो वेव्स, इधर से थोड़ा इधर से शुरू करती हूँ। रेडियो वेव्स, वी हैव माइक्रोवेव्स, वी हैव इंफ्रारेड रेडिएशंस, then we have visible spectra, then we have ultraviolet radiations, then we have X-rays and we have gamma rays। ठीक है, so this is called electromagnetic spectra। Electromagnetic spectra consist of these different type of radiations which differ from each other in terms of their wavelength। अगर हम इधर से इधर को जाते हैं तो what is the change in their wavelength, ये जो है this is visible spectra। visible spectra जो होता है that is from the range 7600 angstrom wavelength से लेके 3800 angstrom wavelength तक। और विजिबल स्पेक्ट्रा फर्दर हम इसको 7 कलर्स में बांटते हैं, VIBGYOR। ठीक है, तो रेड जो है हमारा दिस इज हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ मिनिमम।
इंक्रीजिंग वेवलेंथ में हमने इसको लगा दिया विबगायोर को। तो इस तरह से जब हम इनको अरेंज करते हैं वेवलेंथ वाइज या फ्रीक्वेंसी वाइज, देन द पैटर्न ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। और इसमें से हमारे काम का जो है वो सबसे ज़्यादा विजिबल स्पेक्ट्रा है कि इतनी वेवलेंथ की रेंज की जो रेडिएशंस होती हैं वो हमें आंखों से नज़र आती हैं। विजिबल होने का मतलब क्या है कि हमें जो डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, दे आर एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। सो वी कैन वॉच देम, वी कैन सी देम बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट रेडिएशंस। अब अगर इससे इस रेंज से ज़्यादा या इस रेंज से कम वेवलेंथ की रेडिएशन होगी तो वो हमें नज़र नहीं आएगी। वो कौन सी होंगी? वो या तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेव्स होंगी, या वो यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज होंगी जो कि हमें नज़र नहीं आती। वी कैंट सी देम, नो वी कैन सी दिस, यस। विजिबल स्पेक्ट्रा हमें नज़र आता है लेकिन ये दोनों हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जितने भी जैसे सिग्नल्स हैं वी मेक देम रेड। रेड क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है आउट ऑफ ऑल कलर्स और वो हमें दूर से नज़र आ जाता है। वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से दूर से नज़र आता है, इसीलिए जनरली हम जो सिग्नल्स बनाते हैं दैट दे आर इन रेड कलर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्लियर हो जाएंगी। इसके आगे हमने स्पेक्ट्रा को और भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अभी हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा। दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे।